तो वहां पर भी आप अपने आप को बेटर पोजीशन में पाएं. दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग टू अटेम्प्ट दीज न्यूमेरिकल्स, because the numericals of the income tax is nothing else is the deep study of theory. जितनी अच्छी जिसकी थ्योरी क्लियर है उतने ही अच्छे उसके न्यूमेरिकल है. आप देख लीजिए ना, कोई ऐसा फार्मूला उसमें रन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना. जितना जिसने अच्छे से पढ़ा है उतना अच्छा वो उसको कर पाएगा. ठीक, तो लिखिए मेल आईडी और इस पर केवल सॉल्व आंसर्स ही आप भेजेंगे, नथिंग पर्सनल. ठीक, लिखिए मेल आईडी रवि शंकर तिवारी RAVISHANKER RAVI SHANKER TEWARI. TI मत लिखिएगा, TEWARI @gmail.com. इस मेल आईडी पर आप जो भी सॉल्यूशन करें वो भेज दें, तो फर्दर डिस्कस हो पाएगा. मुझे भी दिखे हाँ यार कम से कम 2-4 लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनको इसको डिस्कस करने से फ़ायदा है. वरना ये क्लास का समय बर्बाद हो कि पहले मैं क्वेश्चन दूं फिर मैं उनका सोल्यूशन बताऊं. मतलब क्या, वन साइडेड इन चीज़ों का, तो कोर्स ही होता रहे फिर. ठीक, तो कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड इज नीडेड फॉर योर गुड, फॉर योर गुडनेस. आपका भला हो जाए उसके लिए सारी बातें. चलिए, और दिक्कत आ रही है अगर आपको कि जैसे आपका वो रेजिडेंस वाला क्वेश्चन है या कहीं पर मैंने वो एग्जेम्पशन या डिडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हो, या जो सैलरी का भी जो एरिया है, तो आप या एग्रीकल्चर इनकम का तो मैंने अभी कोई क्वेश्चन शायद आपको दिया ही नहीं, पता नहीं दिया नहीं दिया, क्योंकि आपने भी ध्यान छोड़ दिया. तो मैंने, मुझे भी कोई कुछ आया नहीं उसका रिस्पॉन्स, तो मैंने भी ध्यान छोड़ दिया. नहीं दिया है तो दे देंगे. तो इनके प्रीवियस जो लेक्चर्स पढ़े हैं इनको आप देख लीजिए, तो आपको मदद करेंगे. वो बुक आपके पास आई है, फिर ट्राई करो बेटा, करना तुम ही को एग्जाम में. और आप ये मान के चलिए कि विदाउट न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी सेट नहीं होगा. ये ट्रेंड है, दिस इज द ट्रेंड. ऐसा ही होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ. अगर रिटन एग्जामिनेशन प्रॉपर हो गया तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आप पूरी तरीके से छोड़ के बच नहीं पाएंगे. मतलब जो आपका वो ऑप्शन होता है ना कि ये छोड़ दो ये ले लो, ये छोड़ दो ये ले लो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे. और एटलीस्ट जो वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनमें भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ ही जाएंगे, तो उनसे कैसे बचेंगे आप. तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए ज़रूर. आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज के लिए अब अपना अगला टॉपिक है प्रोविडेंट फंड. तो प्रोविडेंट फंड में जल्दी से कवर अप करना है हम लोगों को. तो प्रोविडेंट फंड मतलब आप सब समझ रहे होंगे कि यार आदमी नौकरी करता है तो कुछ पैसा उसका कटता रहे, तो यार एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ही विल गेट सम लमसम अमाउंट, जो क्योंकि अब रिटायरमेंट के बाद उसके पास जॉब रहेगी नहीं, तो एटलीस्ट ही नीड सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो उसके लिए उसको एक मुश्त रकम मिल जाए. तो एक मुश्त रकम तभी मिल पाएगी कि जब कुछ फंड क्रिएट हो जाएगा, और इस फंड क्रिएशन को ही हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड. अब प्रोविडेंट फंड कितने तरीके का होता है, पहली तो बात आपके लिए इनकम टैक्स से समझने की ज़रूरत है. ये नंबर 1 SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि. दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF. तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड. और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक, लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जनता भविष्य निधि नहीं, लोक भविष्य निधि. तो ये 4 तरीके के आपके लिए प्रोविडेंट फंड्स होते हैं. अब कोई भी फंड बनेगा, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बेहतर समझते हैं कैसे बनेगा. अगर हमारे पैसे से कट के बन रहा है तो हमारा पैसा जमा होता रहेगा, उस पर समय के साथ ब्याज पड़ता रहेगा, फिर पैसा जमा हो गया, फिर ब्याज पड़ गया, फिर पैसा जमा हो गया, फिर ब्याज पड़ गया, और आखिरी में जाके एक लमसम अमाउंट बन गया.
हाँ सर, ऐसे ही फंड बनते हैं। इसमें एक थोड़ी सी चेंज है कि कुछ पैसा आप डालते हो तो कुछ एम्प्लॉयर भी डालता है, मोर और लेस सेम अमाउंट डालता है अधिकतर केसेस में। किन्हीं किन्हीं केसेस में ज़्यादा भी डाल सकता है, या आप ज़्यादा कटवा सकते हैं। ठीक। आपको क्या याद रखना है, बेसिक बात, कि आप जितना डालोगे उतना ही एम्प्लॉयर डालेगा, क्योंकि आप सीखने के स्टेज पे तो ऐसे ही सीखे कि आप जितना डालोगे उतना ही एम्प्लॉयर डालेगा। तो अब अगर आप इसको पेपर पे लिखो तो किस क्या क्या चार तरीके के रेवेन्यू है जो जनरेट होंगे फंड से, जो फंड में जा रहे होंगे, इनफ्लो ऑफ द फंड क्या क्या तरीके की मनी हो सकती है, उसके क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। नंबर वन, इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का अंशदान। नंबर टू, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक। एम्प्लॉयर जो उसमें पैसा डाल रहा है वो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय जो पैसा डालता जा रहा है इस पे इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अब जो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इस पे भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होगा। यही तो चार तरीके की फिगरों से ये फंड बढ़ेगा हमारा। बात समझ आती जा रही है ना आपको? बात समझ आती जा रही है इजीली, कि हमने एक पैसा डाला, दूसरा पैसा उसी साल में मेरे एम्प्लॉयर ने डाला, साल बदल गई तो जो ब्याज है वो मेरे पैसे पे भी लगा होगा तो एम्प्लॉयर के पैसे भी लगा होगा। ऐसे चार कंपोनेंट बनेंगे आपके लिए। और फंड में ये कैसे बनता है? कंपाउंड से। इस पर जो इंटरेस्टिंग है उसका नेचर क्या होता है? कंपाउंडिंग। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझते हो कि जो भी वैल्यू बन के आ गई उस पर नया प्रिंसिपल अगर जुड़ा और फिर उस सबके टोटल पर इंटरेस्ट। मतलब अगर 100 रुपए पहली साल में आपने डाली तो 100 रुपए पर 10% का ब्याज है तो 110 हो गए। अगली साल फिर आपने 100 रुपए डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, तो आपके 210 हो गए, इस पे 10% का ब्याज 21 रुपए हो गया, तो वो जुड़ करके आपके 231 हो गए। अगली साल फिर 110 आपने डाले। ऐसे करके बढ़ेगा ये, मतलब कंपाउंड करेगा अपने आप को, यानी इंटरेस्ट विल गेट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है इंटरेस्ट का पार्ट बनता चला जाएगा ईयर बाय ईयर बाय ईयर, और उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। ऐसे ये फंड क्रिएट होते हैं। एक तो एम्प्लॉय के साथ ये चीज घट रही होगी और एक एम्प्लॉयर के साथ भी घट रही होगी, और दोनों पैसे जिस अकाउंट में शामिल हैं उस अकाउंट का नाम है फंड। इतनी बात आप अच्छे से समझ लीजिए। चार कंपोनेंट हैं उसमें जाने वाले, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि इनकी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। कर्मचारी का हिस्सा, मालिक का हिस्सा, कर्मचारी के हिस्से पे पड़ने वाला ब्याज, और मालिक के हिस्से पे पड़ने वाला ब्याज, ये चार बेसिक कंपोनेंट हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो फंड के नेचर की बात करते हैं हम आपसे, क्योंकि जहां पर भी कोई बेनिफिट आपको ट्रांसफर हो रहा होता है दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनकम, वो आपकी इनकम मानी जाए, इसी बात का सारा झगड़ा होता है। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट क्या ट्रांसफर हो रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एम्प्लॉयर हिस्सा डाल रहा है वो, और जो एम्प्लॉयर के उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो। पर हर केस में ये आपके लिए सैलरी नहीं बनेगा, केस टू केस ये डिफर करेगा। पहला केस है आपके लिए एसपीएफ। अगर आप एसपीएफ के मेंबर हो, ठीक, तो एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा डाला और एम्प्लॉई ने जो भी पैसा डाला, दो चीजें होंगी बेटा फंड में, आप याद रखते चलिए अच्छे से। फंड में जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो तो आपकी सैलरी है ही, क्योंकि सैलरी से कट रहा है, सैलरी का हिस्सा है, तो वो तो आपकी सैलरी मानी ही जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी 12,000 सैलरी है, 2,000 रुपए आपके फंड में कट जाते हैं, तो सैलरी कितनी मानी जाएगी? 10 नहीं, 12। ठीक। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी का पार्ट है, क्योंकि सैलरी से ही कटा है। ठीक, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर तरीके के फंड में आपके द्वारा जो पैसा कटा है वो सैलरी का हिस्सा है, नंबर वन। दूसरी बात, ये जो आपने दिया फंड में, इसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C।
मतलब 12 में से ये 2,000 रुपये आप फंड के पर मंथ कटा रहे हो, तो साल में आपने 24,000 रुपये कटा दिए, तो जो डिडक्शन अंडर 80C है उसमें ये डिडक्शंस अलाउ हैं इफ़ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोविडेंट फंड, वट एवर अमाउंट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। तो जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आपका कंट्रीब्यूशन अंडरलाइन करिएगा, आपका कंट्रीब्यूशन इज डिडक्टेबल फ्रॉम, मीन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एसएससी और द एम्प्लॉय इज डिडक्टेबल फ्रॉम जीटीआई, सैलरी इनकम में से वो डिडक्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 80C। किस किस फंड में? एसपीएफ में, आरपीएफ में और पीपीएफ में। अभी पीपीएफ को लिख लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। देखिए पीपीएफ में भी जो आप जमा करते हो वो 80C में डिडक्ट हो सकता है। अभी तो 80C के हिसाब से बात कर रहे हैं ना हम, तो 80C में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हो सकता है। जो आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मीन्स पीपुल्स प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। जो आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो डिडक्टेबल नहीं है, वो आपकी सैलरी मानी जाएगी भले आपको मिली हो ना मिली हो। यानी अगर आपकी 12,000 सैलरी, आप 2,000 रुपये यूपीएफ में दे रहे हो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो आपकी सैलरी 12,000 ही मानी जाएगी और आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। पहले तो इस पॉइंट पे क्लियरिटी हो जानी चाहिए। सर एक अब मिनट आगे ये वाला बढ़ते पॉइंट हैं। फिर यस, से रिपीट कर दीजिए। 4 तरीके के फंड मैंने आपको बोले, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जो भी एम्प्लॉय का पैसा कटता है या वो जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन दीज फंड्स, तो उसमें एसपीएफ में, आरपीएफ में और पीपीएफ में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन सी 80C। 80C में वो डिडक्शन उसको अलाउ है, पर अगर यूपीएफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। ठीक, सैलरी का हिस्सा तो तीनों में बनेगा, लेकिन चारों में बनेगा, लेकिन 3 में डिडक्शन अलाउ है 80C में और अनरिकॉग्नाइज में अलाउ नहीं है। अब 80C के डिडक्शन की लिमिट भी आपको पता है कहाँ तक है, 1,50,000 तक। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन 150 तक है तो अलाउ है, 150 से ज़्यादा है तो 150 तक अलाउ है, ऊपर का सैलरी में जुड़ जाएगा। क्योंकि 80C हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आपको पता है कि द क्वांटम ऑफ द टोटल 80C डिडक्शन इज सीलिंग लिमिट उसकी 1,50,000। तो यहाँ तक की बात आपसे हो गई। तो एक तो फंड में आप जमा कर रहे हो, हाँ जमा कर रहे हैं। अब दूसरी बात आपसे हो रही है कि एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, हाँ सर एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है। तो जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है इन द केस ऑफ एसपीएफ, एसपीएफ के केस में जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है और जो एम्प्लॉयर के या टोटल फंड के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, वो आपकी सैलरी में कतई नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, वो सारा का सारा आपकी उससे एग्जेम्प्ट है, वो बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। बट इन द केस ऑफ आरपीएफ, अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं तो क्या होगा, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इफ इट इज एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी, अगर ये सैलरी के 12% से ज्यादा है तो जितना हिस्सा सैलरी के 12% से ज्यादा है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी, वो सैलरी का हिस्सा बना दिया जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर आपकी सैलरी मान लीजिए पूरे साल की मिला के 1,00,000 रुपए है और आपका एम्प्लॉयर पूरे साल में आप डालते हो अपने प्रोविडेंट फंड में, आरपीएफ के मेंबर हो, आप डालते हो 15,000 रुपये, एम्प्लॉयर भी डाल देता है 15,000 रुपये, तो आपकी जो सैलरी बन रही है वो 1,00,000 रुपये बन रही है। तो उसका 12% मतलब 12,000 तक तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। ये जो एक्सेस डाल दिया, एक्सेस ऑफ 12%, वो कितना डाल दिया, 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक, ये बोल रहा हूँ मैं। फंड में तो जाएंगे,
फंड में जाने में कोई रुक नहीं है, फंड में तो वो डाल सकता है, डाले, पर अगर 12% से एक्सीड डाल रहा है तो उसको हम करंट ईयर की सैलरी का हिस्सा बना देंगे, जितना हिस्सा 12% से ऊपर का होगा। उसके आगे लिख देंगे कि एक्रीशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एक्सेस ऑफ 12% इन द आरपीएफ, ये लिख देंगे, और जो वो अमाउंट बन रहा होगा वो आपके लिए सैलरी के कॉलम में जोड़ दिया जाएगा। समझ आ रही है बात? यहाँ तक बात क्लियर हुई हो? क्वेरी है तो यहीं पूछ लीजिए बेटा। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? ओके। अब ये जो आपका टोटल फंड है बेटा, किसी भी साल में इस फंड के ऊपर अगर 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल जाता है, आरपीएफ के केस की केवल बात हो रही है, एसपीएफ के केस में तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर कितना भी डाले, इंटरेस्ट कितना भी मिले, ठीक। ये जो आपका आरपीएफ के अगर आप मेंबर हैं तो जो भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ऑन द फंड मीन्स इन टोटल इंक्लूडिंग योर कंट्रीब्यूशन, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर ये इंटरेस्ट 9.5% से ज़्यादा है तो वट एवर इज द एक्सेस ऑफ 9.5% shall be taxable and be the part of your salary। तो वो हिस्सा जो 9.5% से ज़्यादा है इंटरेस्ट का, वो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक, मान लीजिए आपके फंड की वैल्यू 1 लाख रुपए बनती है, फंड वैल्यू उस ईयर में, और उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है आपको 10,000 रुपए या 11,000 रुपए, तो ये कितना हो गया 1 लाख का? 11,000 मिल जाता है तो 11%, और अलाउ कहाँ तक है? 9.5% तक। तो 9.5% तक तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 9,500 रुपये। और जो एक्सेस अमाउंट आया 1,500, मतलब 11% और 9.5% के बीच का डिफरेंस 1.5%, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 1,500 रुपये। क्लियर हो रही है बात? आरपीएफ की बात हो रही। आपसे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात डिस्कस हो गई कि एक्सेस ऑफ 12% इज टैक्सेबल। आपसे इंटरेस्ट की बात हो गई कि एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल। अब अनरिकॉग्नाइज्ड पे हम लोग आ जाते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड में जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जो भी इंटरेस्ट टोटल जनरेट हो रहा है, वो ईयर बाय ईयर आपकी सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं है, शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यार फंड में पैसा जमा करने की बात हो गई और एम्प्लॉयर के जमा करने की बात हो गई, तो फंड बनने का कारण क्या होता है कि यार जब ये मैच्योर हो तो मुझे लमसम पैसा मिले। हाँ, तो अब जब मैच्योर होगा तो लमसम पैसा मिलेगा, तब क्या होगा इस पैसे का? तब क्या होगा इस पैसे का? अगर ये पैसा एसपीएफ के थ्रू मिल रहा है, मीन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फंड, मीन्स व्हेन द पर्सन इज रिटायरिंग और लीविंग द जॉब ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर उसका फंड मैच्योर हो रहा है उस जगह पर, तो उसको लमसम पैसा मिल रहा है वहाँ तक जितना भी फंड की वैल्यू हो गई। तो अगर एसपीएफ का मेंबर है तो जितना भी पैसा मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ लीविंग द सर्विस, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, वो सैलरी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ना एम्प्लॉय के लिए ना एम्प्लॉयर के लिए, किसी के लिए उसका बर्डन नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अगर आरपीएफ का मेंबर है तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, ना वो भी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा, एक मुश्त मिलने वाला पैसा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सच फंड विच इज ड्यू टू द लीविंग द जॉब और द रिटायरमेंट, वट एवर द रीजन। अब हम लोग आ जाते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पर। अब अगर अनरिकॉग्नाइज्ड फंड के मेंबर हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे बड़े झगड़े होने वाले हैं। यहाँ पे जो मैंने वो आपको 4 फिंगर दिखाई थी कि फंड में 4 कंपोनेंट हैं,
मेरा हिस्सा, मालिक का हिस्सा, मेरे हिस्से का ब्याज और मालिक के हिस्से का ब्याज। अब उनकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। अब अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड के मेंबर हैं तो बहुत ध्यान दीजिए, आपने जो कंट्रीब्यूट किया है मीन्स, अब ये जो 4 कंपोनेंट है इनकी आपको ज़रूरत है। whatever the contribution made by you is exempted। ठीक, वो तो आपका बच जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी सैलरी का ऑलरेडी हिस्सा बना ही हुआ है, आपको डिडक्शन मिला ही नहीं है, उस पर जो टैक्स एक्स है आप पे कर चुके, तो दैट इज, वो एग्जेम्प्ट है आपका। अगली बात जो आपके साथ हो रही है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा इन दैट ईयर इन विच ईयर यू आर टेकिंग द रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब। जिस साल ये आपको एक मुश्त पैसा प्राप्त हो रहा है, उस पैसे का वो हिस्सा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के कारण क्रिएट हुआ या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर ब्याज के कारण क्रिएट हुआ, वो सारा का सारा आपके लिए सैलरी माना जाएगा और आपके उस साल में जोड़ दिया जाएगा। अच्छे से लिख लो, समझ लो, अंडरलाइन कर लो। यूपीएफ की बात हो रही है। अब एक चौथा कंपोनेंट बचा रह गया कि आपने जो पैसा जमा किया था उस पर भी तो ब्याज मिला है ना। बात हुई थी कि 4 कंपोनेंट हैं, आपने एक तो बता दिया कि एम्प्लॉयर का हिस्सा, दूसरा बता दिया एम्प्लॉय का हिस्सा, दूसरा बता दिया एम्प्लॉयर का हिस्सा और एम्प्लॉयर के हिस्से का ब्याज। अब चौथा कंपोनेंट बचा हुआ है, एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया उस पर पड़ने वाला ब्याज, द इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन। ये भी आपकी इनकम में जुड़ेगा, लेकिन ये सैलरी नहीं, इसके हेड में नहीं जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब आपने जो जमा किया इस पर जो ब्याज लगा, ये भी आपकी जीटीआई का हिस्सा बन जाएगा, पर उसका हेड डिफरेंट होगा, उसका हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी बेटा वही होती है जो कि मैंने आपको बार बार बोला, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का कनेक्शन क्रिएट हो, और इस ब्याज में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपने जो कंट्रीब्यूट किया उसका ब्याज है। तो वो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे क्रिएट हुआ, इसमें कनेक्शन है क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है और आपको मिल रहा है, तो ये आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। याद रखिएगा, यूपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 3 तरीके के बेसिक फंड हैं ये जो एम्प्लॉई के लिए होते हैं। अब फटाफट से अगर आपने नोट डाउन किया है या बुक से आप देख रहे हैं तो जल्दी से इन तीनों को रिवाइज करिए, और कोई क्वेरी आपके मन में आ रही है तो उसको पूछिए, तब फिर मैं पीपीएफ की ओर चलूँ। Yes, go through the notes which you have maintained. Yes, any query beta? नो सर। ओके, तो अब आपके लिए चौथा फंड बच रहा है पीपीएफ। पीपीएफ को बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है इसका कोई भी मेंबर हो सकता है, वो सर्विस कर रहा हो ना कर रहा हो। हम आप सब सारे बच्चे 18 साल के ऊपर आप हो, आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अब शर्तें क्या हैं इसमें, पीपीएफ में अगर पीपीएफ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो 2-3 शर्तें हैं, उनको याद रखिए कि 12 किस्तों से ज्यादा आप इस पर डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक, साल में 12 बार आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, एक बार भी कर सकते हो और मैक्सिमम 12 बार भी कर सकते हो। 500 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 1,50,000, 1.5 लाख से ज़्यादा भी आप जमा नहीं कर सकते। समझ आ रही है आपको बात, कि मिनिमम 500 रुपये जमा होंगे, एक बार 500 जमा कर दीजिए, फिर कुछ मत जमा करिए, आपका फंड चलता रहेगा।
आप एक मुश्त 1,50,000 जमा कर दीजिए, आपका फंड चलता रहेगा। आप 10-10 हजार करके 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार जमा कर दीजिए, आपका फंड चलता रहेगा। मतलब आपका जो डिपॉजिट है उसकी लिमिट 500 से 1.5 लाख के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो किस्तें हैं उनका 1 से 12 के बीच होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक, क्योंकि ये इंडिविजुअल फंड है, इसमें कोई एम्प्लॉयर होता नहीं। XYZ कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एम्प्लॉय ना हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, सारे इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक, तो एक बात हो गई इसकी। अब इसकी भी ईयर बाय ईयर कंपाउंडिंग होती है कि एक साल आपका जितना पैसा जमा हो गया उसके बाद उसमें ब्याज लग जाएगा, फिर अगली साल वो प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर आपने जो जमा किया वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा और इस तरीके के कंपोजिट प्रिंसिपल पे फिर इंटरेस्ट लग जाएगा। एंड ये प्रोसेस इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन अप टू द मैच्योरिटी। अब इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड है 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स you can extend it on the application for the period of 5 years। 5-5 साल के लिए आप इसको एप्लीकेशन देके आगे बढ़ा सकते हैं। 15 साल इसका पीरियड होता है। ठीक, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हो, फिर इसका पीरियड कैसे होता है, फिर पीरियड एक्सटेंड कैसे हो सकता है। अब अगली बात यह है कि जो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिल सकता है। गेटिंग, पर शर्तें वही हैं कि 1.5 लाख तक। एक बात। दूसरी बात, जब ये फंड मैच्योर होगा तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी इस पर। जो भी आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, एक तो आप ही का प्रिंसिपल है जो आप डाल रहे हो, ठीक ना, तो वो तो आप अपनी ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में से डाल रहे होंगे, उसका तो इशू नहीं है। इशू किसका है? जो उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो फंड वैल्यू टोटली एग्जेम्प्ट है इन द केस ऑफ पीपीएफ। तो आपके साथ चारों तरीके के फंड डिस्कस हो गए, एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ एंड द पीपीएफ। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके लिए फंड से रिलेटेड डिस्कशंस थे, which I think I have covered properly। If you have any query regarding it तो उसको आप पूछ सकते हो। जो एक आप आजकल देख रहे हो कि कन्या समृद्धि निधि करके एक योजना चल रही है जिसमें 11 साल से ऊपर की बेटियां उसका पार्ट बन सकती हैं, उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन उसको चला सकते हैं। तो ये भी पीपीएफ का एक फॉर्म है, पीपीएफ की तरह ही ये रन करता है। ठीक, कोई क्वेरी है बेटा? कोई क्वेरी है इस पर? जल्दी से बताइए, जो भी अभी तक डिस्कस हुआ इस पर कोई क्वेरी? ओके, कोई क्वेरी नहीं है मुझे लग रहा है। चलिए फिर, जब हम लोग सैलरी को शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में वो सारे आइटम्स आएंगे कि जैसे आपको कोई कंपनसेशन मिल जाए, ठीक, या आपके साथ कोई एम्प्लॉयर की डील हो जाए कि आप भाई 60,000 रुपये वाले स्केल पे हैं, ऐसा करिए, अभी कंपनी आपको इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, आप ऐसा करिए, आप 40,000 वाले स्केल पे आ जाइए, और जो आप ये स्केल से नीचे आ रहे हो तो इसके लिए अभी हम आपको लमसम 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे, और तो आप इससे ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए तो ये मिलने वाला 1 लाख या 2 लाख रुपए क्या है? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इस तरीके से भी हम लोग जो भी इस तरीके के आइटम्स हैं
इनको भी हम लोग प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में लेंगे। ठीक है। अब अगला और भी कुछ इस तरीके के कंपनसेशन जो मिले किसी जॉब के अगेंस्ट में, पहले आप किसी जॉब में थे वहां से मिल जाए, तो ये सब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, क्योंकि सैलरी के अगेंस्ट ही ये सारी चीजें आपको मिल रही है। तो ये किस हेड में जाएंगे? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगली जो बात है आपके साथ, दैट इज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी सैलरी का हिस्सा होते हैं। अभी तक हम लोग किस चीज की चर्चा कर रहे थे? रेगुलर सैलरी की। पीएफ को आप ये बोल सकते हो कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो डायरेक्टली रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ जुड़ी हुई। पीएफ को हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि पीएफ का अगर आप आरपीएफ के मेंबर हैं तो जो 12% के ऊपर का कंट्रीब्यूशन है या 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट है, वो तो आपकी रेगुलर सैलरी का हिस्सा बनेगा, ठीक। दैट इज व्हाई इट इज डिस्कस्ड ओवर हियर। तो पीएफ का नेचर रेगुलर सैलरी के साथ भी अटैच है और रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ भी अटैच है। अब हम लोग उनको बात करने जा रहे हैं कि जो डायरेक्टली रिटायरमेंट के साथ ही अटैच है। रिटायरमेंट और डेथ और सीजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और लीविंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उसके साथ जुड़े हुए। चलिए, तो सबसे पहला है आपके लिए ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ग्रेच्युटी इज, आप लोगों तो काफ़ी हो सकता है इसकी कोई अगर उसकी क्लासेस हुई हैं आपकी इंडस्ट्रियल लॉ की, मुझे नहीं पता कि आपके कोर्स में इंडस्ट्रियल लॉ किस सेमेस्टर में है। तो अगर इंडस्ट्रियल लॉ की क्लास आपकी हुई हो तो उसमें ग्रेच्युटी पढ़ा दिया जाता है। सर ग्रेच्युटी 5th बेसिक, सेमेस्टर में। ओके। तो ग्रेच्युटी इज ए टाइप ऑफ रिवार्ड फॉर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज विद लॉयल्टी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। ये इसकी एक जर्नल परिभाषा है कि आपने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई और अच्छाई के साथ 10 साल 20 साल हमारे पास सेवा की, तो इसके अगेंस्ट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम आपको एक लमसम अमाउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। अब कौन कितना देता है, कैसे देता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन और द एग्रीमेंट्स बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉयर। हर जगह के जो श्रमिक संघ हैं, यूनियंस हैं, उनके जो एम्प्लॉयर के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी पे होती है। हमारा बेसिक फोकस यहाँ पर किस बात पर है कि ये जो ग्रेच्युटी मिल रही है इसका क्या हिस्सा एग्जेम्प्ट है और क्या हिस्सा सैलरी का पार्ट बनेगा। हमारा फोकस इस पे है, ठीक। हमारा फोकस किस पे है कि ग्रेच्युटी के हेड में वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग, how much amount of such gratuity is going to be the taxable and how much amount of such gratuity is going to be exempted। इस पे हमें ध्यान देना। अब आपको इस पे भी छोटे छोटे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। पहली बात, अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय है, ठीक। लोकल अथॉरिटी मतलब आपका केडीए, नगर निगम, इन सब का एम्प्लॉय है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वट एवर ग्रेच्युटी इज गेटिंग इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक। अब आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको किसको माना गया है, ठीक है। मोटे तौर पर क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इसी तरीके से मिल जाएगा कि गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, ठीक। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। हाँ, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अब दो चीजें होती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मीन्स, तो अब दो चीजें होंगी। एक आपके यहाँ लॉ है जिसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो उस एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है, उसका कंसर्न, वो उसका मेंबर है, ठीक। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मेंबर है तो दूसरे नियम लगेंगे उसके ऊपर, और अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का मेंबर नहीं है तो दूसरे नियम लगेंगे, ठीक है। तब आप अच्छे से नोट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देन यू हैव टू डिफाइन सच
person who is employee into the two categories, whether he is covered under the POGA Act or not covered under the POGA Act. Here POGA Act means the Payment of Gratuity Act 72. So now we are discussing if such person is covered under. अगर वो पर्सन कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में तो कैसे पेमेंट होगा, ठीक है। तो कैसे पेमेंट होगा देखिए जल्दी जल्दी से। आपको 3 फिगर जनरेट होंगी, उन 3 फिगर में जो सबसे कम होगी दैट विल बी द एग्जेम्प्ट एंड रेस्ट ऑफ द ग्रेच्युटी इज टैक्सेबल। बहुत आराम से वैसे नोट डाउन करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। आउट ऑफ 3 figures which you are going to generate by the given data, the least amount of the 3 is going to be exempted and the remaining amount is going to be the taxable। ऐसे आपको काम करना है। पहली फिगर क्या होगी, द ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरी फिगर क्या होगी, 20 लाख रुपीस। ठीक है ना, एक तो आपको बताएगा इतनी ग्रेच्युटी मिली, वो फिगर आप लिख दीजिए। दूसरी फिगर है आपके लिए 20 लाख रुपीस, मीन्स दिस इज द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट, इससे ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। तीसरी है, इसको आपको बहुत ध्यान से लिखना और समझना है, 15 डे सैलरी based on last salary drawn for every completed year and part of thereof is excess of 6 months। इसका मतलब बोलता है, कहना क्या चाहता है वो कि 15 दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाई द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ द सर्विस, if remaining part of year is more than 6 months then it should be taken as full year। बोल रहा है कि अगर किसी को 24 साल 7 महीने हो जाए तो आप 25 साल लिख लीजिए उस जगह पे, और अगर किसी को 24 साल 5 महीने हो रहे हैं तो 24 साल लिख लीजिए। वह आधे से ऊपर जा रहा है, अगर वो 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर जा रहा है तो आने वाला साल आप इंक्लूड कर लीजिए उसकी सर्विस में। अगर 10 साल 7 महीने है तो 11 साल, 10 साल 5 महीने है तो 10 साल, ऐसे आप साल निकालेंगे और 15 दिन की सैलरी को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको तीसरी फिगर मिल जाएगी। पहली फिगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड, दूसरी फिगर 20 लाख रुपीस, तीसरी फिगर 15 डेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और part of the service which is more than 6 months shall be considered as full year। ये काम आपको करना है। तो जब आपका ये काम हो जाएगा तो तीनों फिगर आपके पास आ गई। अब ये जो तीनों फिगर आ गई हैं इसमें से जो सबसे कम है उसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए और बाकी अगर कुछ बची रह जाती है तो वो टैक्सेबल है। अब एक बहुत कमाल की बात है आपके साथ कि ये जो 15 दिन की सैलरी की बात कर रहा है, ये 15 दिन बोला इसने, हाफ मंथ नहीं बोला यार। 30 का आधा तो 15 ही होता है तो हाफ मंथ बोल देना चाहिए, नहीं बोला। कारण यहाँ जो ये आप 15 निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है लास्ट मंथ की उसको डिवाइड करोगे 26 से, नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, और मल्टीप्लाई करोगे 15 से। 30 से डिवाइड नहीं होगा, ना 31 से, ना 28 से, ना 29 से, इससे डिवाइड होगा 26 से। ठीक है, और ये रूल है, इसमें कोई भी तर्क नहीं हो सकता, लॉ इज लॉ। तो डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 15, इससे मिलेगी 15 डे की सैलरी। और फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें वो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स मल्टीप्लाई करने हैं, और अगर बचे हुए जो महीने हैं वो 6 महीने से ऊपर जा रहे हैं तो उसको भी एक पूरा साल मान लेना है,
इनके मल्टीप्लिकेशन से एक फिगर जनरेट होगी, दूसरी आपकी एक्चुअली ग्रेच्युटी रिसीव्ड है, और तीसरी 20 लाख रुपए। इनमें जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक बात हो गई आपसे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बातें और जुड़ी होंगी। अगर ये सैलरी, इसमें आपको क्या लेनी है? हर एक जगह की सैलरी भी तो अलग अलग है। इसमें आपको सैलरी क्या लेनी है? इसमें आपको सैलरी लेनी है, लिखिए फटाफट, बेसिक पे एंड द डियरनेस अलाउंस। बस 2 आइटम। और डियरनेस अलाउंस पूरा पूरा लेना है, भले वो पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो या ना हो। वट एवर द डी इज रिटन, वो पूरा का पूरा ले लेना है। ये 2 चीज़ों से मिलके आपकी सैलरी बनेगी। इफ सच पर्सन इज कवर्ड अंडर द POGA एक्ट एंड ही इज इन द कैटेगरी ऑफ अदर एम्प्लॉइज, तब ये सारा नियम आप लगाओगे। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, इससे जुड़ी एक बात और आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है तो आप पूछिए। ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है बेटा, इट इज अ होल लाइफ टाइम लिमिट। अच्छे से लिख लीजिए इसको ब्रैकेट में, दिस इज द होल लाइफ टाइम लिमिट। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति कभी किसी कंसर्न X में काम करे, फिर कंसर्न Y में काम करे, फिर हो सकता है कंसर्न Z में काम करे। जीवन में व्यक्ति 2, 4, 5 कंसर्न में काम कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो अगर कर सकता है, कहीं 10 साल काम किया, तो फिर कहीं 15 साल काम किया, तो फिर कहीं 8 साल काम किया, अगर ऐसे वो कर रहा है तो हर जगह उसे कुछ ग्रेच्युटी मिल रही होगी। हाँ, मिल रही होगी। तो हर जगह इसी रूल से वो एग्जेम्पशन ले रहा होगा। हाँ, ले रहा होगा। तो मैक्सिमम लिमिट है ये होल टाइम। मगर अगर आपने पहले एम्प्लॉयर के पास में एग्जेम्पशन 7 लाख रुपए का ले लिया, तो जब आप अगले एम्प्लॉयर के पास इस तरीके की टेबल बनाओगे फॉर द एग्जेम्पशन, तो ये आपकी जो सीलिंग लिमिट है ये कितनी हो जाएगी? 20 लाख माइनस 7 मीन्स 13 लाख। वहाँ पे 20 आप नहीं छाप सकते। और फिर अगर दूसरे वाले के पास में भी आपने उस बार 5 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, तो तीसरे वाले के पास अगर आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 7 माइनस 5, मतलब 8 लाख रुपीज़। बात समझ आ गई? तो ये तो उनकी बात हो गई कि जो लोग POGA में कवर्ड थे। ऐसा करिए, काफ़ी सारी इसमें बात हो गई। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेरी आ रही तो आप पूछ लो पहले, फिर हम लोग चले कि अदर एम्प्लॉयज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द POGA। Any query regarding the employees who are covered under the POGA Act? How we are going to calculate the gratuity which is exempted or taxable? Is there any query? Please respond. Is No, there sir. any query? No. पूछना है कुछ बेटा? Sir, what are you asking? Oh, I am asking, is there any query regarding the thing which I have explained you as the persons who are covered under the POGA? Persons covered under The POGA Act. oh, Payment of Gratuity Act. हाँ, तो बोल तो रहा हूँ यार उतनी देर से। अच्छा, उसके अंडर में जो पर्सन्स कवर्ड होते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी बात अभी तक मैंने आपको बताई। इस पर कोई क्वेरी है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नो सर, उसके बारे में कुछ नहीं है, वो तो दिया है डेफिनेशंस में सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अब जो लोग नॉन कवर्ड हैं उनकी बात हो जाती है। जो लोग नॉन कवर्ड हैं उनके लिए आपके पास फिर 3 चीज़ों पे आपको कंपैरिजन निकालना है। वन इज़ द ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड, सेकेंड इज़ द ₹20 लाख, एंड थर्ड 1.5 month सैलरी फॉर द ईच ईयर ऑफ द कंप्लीटेड सर्विसेज। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज है उसके साथ में वो क्या है कि यहाँ पर केवल कंप्लीटेड ईयर की सर्विसेज को लेना है, और आपको वो नहीं लेना है कि पार्ट कितना छूटा हुआ है। भले वो पार्ट 9 महीने 10 महीने हो, उसको कंप्लीट ईयर नहीं बनाना है। इन द केस द पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड, ओनली कंप्लीटेड ईयर शुड बी द टेकन, पहली बात। और जो हाफ मंथ सैलरी है ये कैसे निकलेगी? इसमें लास्ट राउंड सैलरी नहीं ली जाएगी, इसमें द एवरेज ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ सैलरी लिया जाएगा।
जहां पर भी ये इवेंट ऑफ रिटायरमेंट अकर हुआ जिस मंथ में, उससे प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी का आप टोटल करोगे और उसको डिवाइड बाई 10 करोगे। इससे जो एवरेज सैलरी आएगी उसका हाफ। अच्छे से लिख लीजिए या समझ लीजिए। अब इसमें सैलरी क्या होगी? इसमें सैलरी होगी आपकी HRA वाली, द बेसिक पे, द DA इफ अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एंड द कमीशन ऑफ द फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स्ड परसेंटेज पे क्या कमीशन है वो, इन तीनों को मिलाकर के आपकी सैलरी बनेगी। और इस सैलरी के हिसाब से 10 महीने की सैलरी का आप एवरेज लोगे और उसका हाफ करके नंबर ऑफ द कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई कराओगे तो फिगर जनरेट होगी, फिगर 1। और फिगर 2 वही है आपकी 20 लाख और ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड। इनमें जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो नाउ आई थिंक द टॉपिक रिगार्डिंग द ग्रेचुटी इज फुल्ली डिस्कस्ड। ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो गया है पूरा अच्छी तरीके से। अब अगर आपको इस पर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं। द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट का जो ट्रीटमेंट है वो वैसा ही रहेगा। दिस इज द होल टाइम सीलिंग लिमिट। ओके, नहीं है आपके पास कोई और? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेंशन। पेंशन को कैसे करना है आपको? रेगुलर पेंशन आपकी सैलरी का रेगुलर हिस्सा है। रेगुलर पेंशन जो आपको मिल रही है वो आपकी सैलरी का रेगुलर हिस्सा है, ये नोट कर लीजिए। ठीक। अब होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सम पर्सन्स आर गोइंग टू कमिट देयर पेंशंस, यानी अपनी पेंशन को कमिटेड करा लेते हैं। नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कि पेंशन को बेच दिया। जितनी मेरी पेंशन है उसका 2/3, 3/4, 1/4 हमने सरेंडर कर दिया एम्प्लॉयर को। बोला यार अगर मेरी 10,000 पेंशन बन रही है, ऐसा करो यार आप 1/4 दे देना, मतलब 2,500 रुपये महीने, और ये जो 3/4 हिस्सा मैंने छोड़ा है इसके अगेंस्ट में लमसम पेमेंट करो मुझे कुछ। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है। इसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन। तो ये रिटायरमेंट के समय लोग करते हैं एज पर देयर नीड एंड डिजायर। जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है वो कम्यूट नहीं करते, जिनको कुछ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है वो लोग कमिट भी कराते हैं। ठीक। तो अगर आपके लिए पेंशन, और मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, जो रेगुलर पेंशन है वो तो सैलरी का हिस्सा बनेगी ही बनेगी रेगुलर, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मतलब जितना पार्ट कमिटेड हो गया उसके बाद जो पार्ट बचा रह गया वो पार्ट रेगुलर सैलरी का हिस्सा बनेगा ही बनेगा। अब बात हो रही है कम्यूटेड की, कि अगर आप कम्यूटेड करा रहे हो पेंशन को, तो जो कम्यूटेड पेंशन है मतलब एक मुश्त ले रहे हो अपना कुछ हिस्सा छोड़ के या पूरी छोड़ के, वट एवर द एग्रीमेंट और द डीलिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एक्सेप्ट। अब अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बहुत आसान केस है। आपको करना क्या है कि अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो, आपको ग्रेचुटी भी मिल रही है, आप ऐसे कंसर्न में, तो 1/3 of the pension is exempt, and if you are not receiving the gratuity then half of the pension is exempt. ठीक, ये है इसका रूल। If you are receiving the gratuity then 1/3 of the pension is exempt, and if you are not receiving the gratuity then half of the pension is exempt. अब ये 1/3 और हाफ किसका निकलेगा? 1/3 और हाफ आपका निकलेगा कि जो आपकी वैल्यू मिल रही है उसका नहीं निकलेगा। जो आपको वो पेंशन कमिट करके उसके अगेंस्ट में लमसम वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है आपको उस फ्रैक्शन के अगेंस्ट में जितना आप कमिट कर रहे हो। तो उसको आप बनाओ फुल, और उस फुल को फिर 1/3 और हाफ निकलेगा उसका, वो एग्जेम्प्ट होगा अगेंस्ट द पेंशन रिसीव्ड।
बात समझ आ रही है कुछ? मान लीजिए किसी की पेंशन कुछ 10, 12, 15 हज़ार रुपए है, उसमें बोलता मैं 3/4 छोड़ देता हूँ, और उस 3/4 के अगेंस्ट उसको 5 लाख रुपए मिल गए। ठीक, इस 3/4 के अगेंस्ट में उसे 5 लाख रुपए मिल गए। तो अब क्योंकि 3/4 5 लाख मिल रहा है, तो अब इसको आप फुल बनाओ, मतलब इस फ्रैक्शन को रिवर्स करो, 4/3 करो उस 5 लाख को, तो आएगी फुल पेंशन। फुल वैल्यू ऑफ कमिटेड पेंशन मतलब पूरी पेंशन कितने पे कमिट हो सकती थी, इसका 1/3 या हाफ ये एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप ग्रेचुटी के मेंबर हैं तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, अगर आप नॉन ग्रेचुटी होल्डर हैं तो हाफ एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है? और जो भी आपको मिला है उसमें से फिर ये एग्जेम्पशन आप देख लेंगे कि कितना जा रहा है, उतना एग्जेम्प्ट करा देंगे और बाकी सैलरी में जोड़ देंगे। तो आपके साथ रिटायरमेंट के लिए ग्रेचुटी डिस्कस हो गई, पेंशन डिस्कस हो गई। अब कल के लिए हमारे पास ऑन लीव सैलरी रहेगी, और जो भी और बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चीज़ें रह गई हैं, मीन्स द वॉलंटरी रिटायरमेंट और द रिट्रिचमेंट, ये सारे और डिस्कस हो जाएंगे। और इसके साथ हमारा जो भी ये एरिया है रिटायरमेंट बेनिफिट का, ये भी कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सैलरी का सारा हिस्सा आपका कल तक कवर हो जाएगा। इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? कोई क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड? नो क्वेरी। ओके, तो ये मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको करो। लिखा हुआ टेक्स्ट और बुक और किताब और नेट पर सब कुछ मिलेगा, उससे देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर को सुन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, इस धोखे आप रहेगा कि मेरे पास लिखा है और मेरा काम हो जाएगा, तो दिक्कत होगी एट द टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स। ये मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ, क्योंकि आप और हम मिलकर एक क्लास है, केवल इस कारण। ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।